आज का मुद्दा है डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। तो जमहूरियत क्या है? और आप प्लीज इंटरैक्टिव रखिएगा, बात करते चलिएगा तो मेरे लिए भी आसानी होगी। अगर हम बहुत आसान तरीके से इस चीज को समझना चाहें तो एक सियासी निजाम है जिसमें हर साल में हर 5 साल में हम लोग चुनते हैं कि हमारे हुक्मरान कौन होते हैं, और वो जो हुक्मरान है फिर वो रूल ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से हमारी हुक्मरानी करेंगे। फिर अगले 5 साल फिर हम लोग उनको चुनेंगे। बहुत सिंपल आइडिया है। हालांकि अगर हम लोग डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी में जाए तो ये भी है कि जो लोगों को इक्वालिटी, लिबर्टी, इन चीजों के तहत रखे, लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उनको एक ऐसा सिस्टम हो जो उनको बढ़ाए, तो समाजी न्याय हो, बराबरी हो। और जब इंडिया आजाद हुआ, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो दुनिया भर के जो स्कॉलर्स थे वो सोच रहे थे कि क्या इंडिया ऐसा डेमोक्रेसी सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, इंडिया में जमहूरियत रहेगी कि नहीं। क्योंकि अभी तक जितने भी दुनिया भर में जमहूरियत के एग्जाम्पल्स थे वो इस बात पे थे कि या तो वो लोग अमीर देश थे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी बहुत अच्छा था, वहां पे लिटरेसी अच्छी थी, और वहां पे डाइवर्सिटी उस हिसाब की नहीं थी, मतलब बहुत होमोजेनस पॉपुलेशन था, एक जैसा। तो सब लोग ये सोच रहे थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे रहेगा जहां पे ऐसी शदीद गरीबी है, पढ़ाई लिखाई का भी कोई वो नहीं है, और डाइवर्सिटी का तो पूछो मत, इतने हजार जातियां हैं, मजहब हैं, जुबान है, इलाके हैं, कहाँ जम्मू, कहाँ नीचे केरला, कहाँ पंजाब, कहाँ नॉर्थ ईस्ट। तो बहुत कश्मकश में ये लोग थे और समझ नहीं आ रहा था कि डेमोक्रेसी एक ऐसे देश में कैसे सरवाइव करेगी। और अक्सर जब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनका क्या रोल होता है कि लोग और गवर्नमेंट के बीच में जो एक इंटरेक्शन होता है उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो हम लोग जब इंडियन पार्टी की बात करते हैं हम लोग बड़ी गालियां देते हैं कि अरे सब करप्ट हैं, ये है वो है। लेकिन अगर देखा जाए, जब हम लोग को आजादी मिली उस वक्त इंडियन पार्टीज बहुत सारी जगह जहां पे आजादी मिली और वो लोग सोचे कि जमहूरियत कायम करे तो वो नहीं रह पाया, मिलिट्री या आर्मी टेक ओवर कर ली। पर उस टाइम में इंडियन पार्टीज ने एक अच्छा किरदार अदा किया। पर आज जब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन पार्टी, जमहूरियत, लोग, डेमोक्रेसी, तो हम लोग इन सबको एक क्रिटिकल एनालिसिस में देखेंगे कि इनकी स्ट्रेंथ क्या थी, इनकी वीकनेस क्या थी। अभी हमारे देश में मौजूदा हालात जो हैं, आप थोड़े वक्त के लिए उसको पीछे रख के उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करती है ना। अगर आप दूसरे देश में जाइएगा तो पार्टीज का उतना बड़ा रोल नहीं है। हमारे यहाँ अगर एक मजमा भी होता है तो उसमें आप देखिएगा कि कितनी ज्यादा भीड़ लग जाती है। अब वो भीड़ चाहे जिस भी रीजन से लगी हो सकता है वो भीड़ लगी है कि लोग सुनना चाह रहे हैं कि पार्टी लीडर जो है वो बोलना क्या चाहता है, या ये भी हो सकता है कि वो इसलिए वहां पे वो बंदा या बंदी आए है क्योंकि उसको बिरयानी मिलने वाली है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इंडियंस के लाइफ और इमेजिनेशन में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, और वो पॉपुलर कल्चर में भी दिखती हैं, फिल्म्स में भी दिखेगा, मूवी में भी दिखेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट 40 मिनट्स में एक नया नजरिया या इस समाज और हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं उसको देखने का भी एक नजरिया मिलेगा। तो एक थ्योरी से शुरू करते हैं कि जमहूरियत जब होती है तो उसमें अलग अलग तरह के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो अलग अलग तरह के बोलते हैं, वादे करते हैं कि हम जब आएंगे तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और लोग जो हैं वो देखते हैं कि हाँ कौन से, उनको लगता है कि कौन सी पार्टी आके अच्छा काम करेगी, करे उन कौन सी की पॉलिसी अच्छी होगी। ये ट्रेडिशनल आइडिया है कि डेमोक्रेसी इसी पे चलती है, इसको मैंडेट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो लोग जो है एक पार्टी को चुनते हैं और उसके बाद वो पार्टी पावर में आती है तो उसका ये बनता है, उसका वो बनता है कि जिन लोगों ने उनको चुना है, जो मेजोरिटी ने उन्हें चुना है, वो उनके वादों को पूरा करे। पर हमेशा जमहूरियत ऐसे नहीं चलती है। तो ये एक बहुत प्रोग्रामेटिक आइडिया है इसका कि वादे हैं और पॉलिसी है और डेवलपमेंट है। बट एक और चीज होती है जो हम लोग जैसे देशों में दिखती है, वो क्लाइंटलिज्म होता है कि हम एज
एक इंडिविजुअल अपने आप को नहीं देख रहे हैं, बट एक ग्रुप के देख रहे हैं, जैसे यादव हैं वो एक ग्रुप है या कोई अलग ग्रुप है, और उन ग्रुप्स को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उस हिसाब से भी क्लाइंटलिज्म के आइडिया से भी इंडिया और इंडियन डेमोक्रेसी को अक्सर समझा जाता है। तो बहुत प्रोग्रामेटिक और क्लाइंटलिज्म दोनों एग्जिस्ट करता है। तो जब हम लोग की आजादी हुई, इवन ब्रिटिश के टाइम में भी बहुत सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती थी। तो कुछ उस वक्त भी कुछ मजहब से रिलेटेड थे, कुछ लेफ्ट से थे, कुछ प्रो राज थे, कुछ प्रो वर्कर थे, कुछ प्रो फार्मर्स थे, कुछ प्रो लैंडेड क्लास थे। बहुत तरह की पार्टीज उस वक्त भी थी और उनके भी अपने अपने वोट बैंक थे। लेकिन क्योंकि आजादी में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, तो इसीलिए जब पहला इलेक्शन हुआ और अगले 20 साल तक जो सारे इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कांग्रेस एज अ पार्टी डोमिनेट करी। और कांग्रेस को जब वहां अब जो एकेडमिक्स थे उस टाइम के, तो उस वक्त वो ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि एक अम्ब्रेला पार्टी थी या पार्टी ऑफ कंसेंसस थी। मतलब कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग टू द राइट थे, कुछ लोग टू द लेफ्ट थे, कुछ लोग सेंट्रल पोजीशन इख्तियार करते थे, और कांग्रेस उसी हिसाब से चल रहा था। तो पार्टीज बहुत सारी उस वक्त भी एग्जिस्ट करती थी, जैसे एक स्वतंत्र पार्टी थी जो लिबरल पोजीशन लेती थी, जनसंघ था जो बाद में जाके जनसंघ बीजेपी बन जाता है। उस वक्त भी पार्टीज एग्जिस्ट करती थी, बट कांग्रेस डोमिनेट करता था। और इस पूरे टाइम पीरियड को कांग्रेस डोमिनेंट या वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि आप देखिए 1952 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ, और ऑलमोस्ट 1989 तक सिर्फ एक गवर्नमेंट को छोड़कर कांग्रेस सेंट्रल जो हर 5 साल का इलेक्शन होता है उसमें रही। तो मतलब 40 साल कांग्रेस ने रूल किया है। और स्कॉलर्स जो है उसके डिफरेंट रीजंस बोलते हैं कि कांग्रेस क्यों इतना लंबा, क्यों एक सिंगल डोमिनेंट पार्टी रही। तो जैसे एक राइकर एक है, वो बोलते हैं कि कांग्रेस का बिल्कुल सेंट्रल पोजीशनिंग था। तो इंडियन पार्टीज के लेफ्ट में बहुत सारे, मतलब लेफ्ट में बहुत सारे पार्टीज थे जैसे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, और राइट में जो थे रिलीजियस या इकोनॉमिक कंजर्वेटिव। तो कांग्रेस क्योंकि वो बीचों बीच में था, तो किसी हिसाब से वो दोनों मैनेज करके चला ले रहा था। वैसे ही कुछ दूसरे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस का इतना बड़ा रोल था एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में, तो अब उसी का पूरा स्टेट, मतलब हर कुछ उसी का ही है। आजादी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू आई है, तो उसकी पकड़ थी हर रीच में। तो कोई ऐसी नेशनल लेवल पे कोई पार्टी नहीं आ पाई जो उसको उस टाइम पे अपोज कर सके। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कांग्रेस, और ये ज्यादातर स्कॉलर्स आज के जमाने में बोलते हैं कि एक उनका ना एक सिस्टम था क्लाइंटलिज्म का। तो उनके इस क्लाइंटलिस्ट सिस्टम में कुछ लोगों को वो लोग पेट्रोनेज देते थे, खास चीजें देते थे, या टोकनिज्म ही करते हो, बट कुछ चीजें देते थे। और वो थे उनके 3 लोग, और इनको पॉल ब्रास बोलता है कोalition ऑफ एक्सट्रीम्स: अपर कास्ट, ब्राह्मण, दलित बिल्कुल नीचे, और मुसलमान। तो एक तरह से एक पेट्रोनेज मिलता था। तो कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि इसके वजह से कांग्रेस इतने लंबे टाइम तक रही। और लास्टली कुछ स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि जब यहाँ पे मैं अपर कास्ट की बात कर रही हूँ, तो मतलब डोमिनेंट कास्ट, क्योंकि 1960 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो बहुत सारे शूद्र जो फार्मर्स थे वो भी बहुत अमीर हो गए थे, तो वो भी अब डोमिनेंट कास्ट में ही आते हैं। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस का सिर्फ एलीट था, एक जो लैंडेड था, जिसके पास बहुत पैसा था, और कांग्रेस टोटली डिपेंडेंट थी उस पे टू कम टू पावर, क्योंकि उन लोग का एक दबदबा रहता था। तो नोटेबल्स जो थे उनका, तो ये सारे डिफरेंट आइडियाज है कि कांग्रेस इतने टाइम तक क्यों रहा। और 1967 के बाद से हम देखते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते एक ओपोजिशन आ रहा है स्टेट लेवल पे। पहली बार 1967 इलेक्शन में 8 स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अब हम लोग एक ट्रांजिशन कर रहे हैं कि एक टाइम था जहां पे हर स्टेट में और नेशनल लेवल में 20 साल तक कांग्रेस का ऑलमोस्ट दबदबा रहा। लेकिन अब स्टेट लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ पार्टीज जो हैं, जैसे भारतीय जनसंघ जो थी वो इमर्ज करी, मध्य प्रदेश। अब वीडियो वाला दबाना रहेगा तो वाला दबा देंगे ना, ये वाला ग्रीन वाला प्लीज म्यूट कर रही है ये वाला। हाँ, ये वीडियो वाला। अच्छा, हुमैरा तुम भी म्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट सेकंड। हाँ, तो कांग्रेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा ऑपोजिशन आने लगा स्टेट लेवल में, रीजनल पार्टीज आहिस्ते आहिस्ते उभर रही हैं। तो वन पार्टी डोमिनेंट मॉडल जो था
वो आहिस्ते आहिस्ते एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ पार्टी कंपटीशन बना। और सिर्फ इसमें एक ही एक्सेप्शन था जो इमरजेंसी का टाइम था, कि इतना ज्यादा अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर हो गया था कि जब इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी एक ऐसा पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में जो क्या बोला जा सकता है एक धब्बा है डेमोक्रेसी में, क्योंकि उस वक्त सारे डेमोक्रेटिक राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो गए थे और स्टेट का एब्सोल्यूट अथॉरिटी आ जाता है। तो उसके बाद लोगों ने एक तरह से पनिश किया कांग्रेस गवर्नमेंट को कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सारे ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं वो जेल में हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट जो बेसिक वो होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट पास जा सकते हैं, वो लोगों का सस्पेंड हो गया। तो जनता पार्टी एक आई पावर में, 1977 तक रहा, उसके बाद जनता पार्टी आई। और जनता पार्टी कुछ इस तरह आई कि उसको लेफ्ट ने भी सपोर्ट किया और राइट ने भी सपोर्ट किया ताकि कांग्रेस के लेवल पे ऑपोजिशन हो पाए। लेकिन वो ज्यादा टाइम तक रही नहीं, 3 साल तक रही, बट वो जो रही इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसने एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी जो आगे जाके बहुत रेलेवेंट हो जाएगी। तो सिर्फ एक पार्टी थी जो पहले 40 साल 1989, बहुत बड़ी बात होती है, 1952 से 1989 तक सिर्फ एक बार 3 साल के लिए सेंटर में एक पार्टी आई, जिसके उस वक्त आई थिंक मोरारजी देसाई उस टाइम में थे, उनके लीडर। तो और ये पार्टी बिखर गई, ये इसलिए भी बिखर गई कि हिंदू मुस्लिम में थोड़े राइट्स हो रहे थे उस टाइम में, और जनता पार्टी के लीडर्स ने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को कि या आप आरएसएस के मेंबर रह सकते हैं या आप जनता पार्टी के रह सकते हैं। तो लोग ने छोड़ दिया जनता पार्टी को, क्रैश हो गया वो। तो ये एक था। उसके अलावा अनइंटरप्टेड कांग्रेस रूल, और ये जनता जो वर्ड है, फिर बाद में आप देखिएगा इसका एक लेगेसी उन्होंने छोड़ा। बीजू जनता दल उड़ीसा में बना, भारतीय जनता पार्टी बनी, जनता दल यूनाइटेड बना, जनता दल सेक्युलर बना, राष्ट्रीय जनता दल बना। तो उसका इमर्जेंस कहीं ना कहीं यहीं से ही हुआ था। तो हम ये देख रहे हैं कि 40 साल ऑफ कांग्रेस रूल है, और 1989 में जब आई थिंक राजीव गांधी रूल कर रहे थे तो 514 सीट्स होती हैं लोकसभा में, तो 404 सीट्स कांग्रेस की थी, ऐसा हाल था, मतलब टोटल मेजॉरिटी। और इस टाइम में जब जनता दल हटी और भारतीय जनता पार्टी आई, इस टाइम में 1989, आप ये डेट याद रखिएगा, इस टाइम में बीजेपी के 2 सीट्स थे, एक गुजरात में और एक आंध्र प्रदेश में। तो ये पूरा फेज जो है 1952 से अगर देखा जाए 1989 तक, तो इसको क्रिस्टोफर जैफर लॉ बोलते हैं कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी। अब वो इस रीजन से कंजर्वेटिव बोलते हैं क्योंकि बोलते हैं कि हालांकि नेहरू जो थे वो सोशलिज्म से बहुत इंस्पायर्ड थे, प्रोग्रेसिव आउटलुक रखते थे, बट अल्टीमेटली जब वोट लेने की बात आती थी, जब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात आती थी, तो ये लोग उन्हीं पेट्रोनेज नेटवर्क पे डिपेंड करते थे। अपर कास्ट कुछ गिने चुने लैंडलॉर्ड्स थे जो हमेशा पार्टी में ऊपर में पावर में रहते थे, उनके पास बहुत पैसे भी होते, तो इकोनॉमिक मोटिव भी था। तो इसीलिए वो ये बोलते हैं कि ये सारे नोटेबल्स अपर कास्ट थे, ब्राह्मण थे, और ये स्ट्रैटेजी ऑफ क्लाइंटलिज्म जो थी, ये इसके वजह से कांग्रेस जो है इतना लंबा रूल कर पाई। और अक्सर ऐसा हुआ कि नेहरू चाहा एक चीज रहे है, लेट्स से उन्होंने प्रॉमिस किया कि लैंड रिफॉर्म लाएंगे, लेकिन उनका जो क्लाइंटलिस्ट नेचर था उसकी वजह से वो ला नहीं पाए। उनके ही जो लोग मतलब जिनको वो खड़ा कर रहे हैं, और वही लोग बोल रहे हैं कि अब मेरी इतनी बड़ी जमीन है तो कैसे लैंड रिफॉर्म खुद ही नहीं लाने देंगे। इसी तरह से इंदिरा गांधी ने भी जो गरीबी हटाओ करा, तो वो भी डिपेंडेंट थी इन्हीं अपर कास्ट वोट बैंक से, और कोई भी एक्चुअल में सोशलिस्ट जिस हिसाब से उन लोगों ने एनविजन किया था वो कभी हो नहीं पाया। तो इसको क्रिस्टोफर जैफर लॉ जो बोलते हैं वो कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब हम लोग एक दूसरे फेज की तरफ जा रहे हैं जहां पे बहुत इंटरेस्टिंग फेज है इंडिया का, और ये है 1990 से लेके 2000 तक, आप समझिए। तो ये एक ऐसा फेज था जहां पे बहुत भरपूर रीजनल पार्टीज भर के निकलने लगी, और आप ये देखिए कास्ट सिस्टम के हिसाब से इंडिया की पॉलिटिक्स को समझना है तो कास्ट सिस्टम के हिसाब से समझना होगा। तो अब ब्राह्मण जो है और जो दलित हैं और जो मुस्लिम्स हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको एक टोकनिज्म करता था, लेकिन फिर भी जो शूद्र हैं जो आप देख रहे हैं पिरामिड के जस्ट बॉटम में, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं था। जब जनता दल कुछ टाइम के लिए, जनता पार्टी जब आई थी वहां पे जनता दल,
तो उन्होंने एक कमीशन सेट किया था जिसका नाम था मंडल कमीशन, कि ये कितने लोग हैं, क्योंकि इंडिया जो है अगर बैकवर्ड से आगे बढ़ना है तो कुछ ऐसे लोग हैं उनको कुछ देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं, तो इनका तो कोई मतलब कुछ पता ही नहीं है इनका। तो उन लोग ने एक कमीशन रखा था, मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन ने ये बताया था कि अराउंड 40% इंडिया पॉपुलेशन जो है वो बैकवर्ड क्लास या कास्ट बोलिए उसमें आती है, और इन लोग को रिजर्वेशन चाहिए होगा। लेकिन द मोमेंट जनता दल गिरी और कांग्रेस वापस पावर में आ गई, उन लोग ने दे डिडंट केयर अबाउट इट। लेकिन 1990 में जब वापस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, एंड ये इमेज बहुत उस वक्त का बहुत इम्पोर्टेंट एक इमेज बन गया था, क्योंकि ये मंडल कमीशन और मंडल के खिलाफ और मंडल के प्रो जो लोग थे, एक बहुत ज्यादा एजिटेशन चल रहा था। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट है, राजीव गोस्वामी शायद इनका नाम है, और इन्होंने कहा कि नहीं, रिजर्वेशन मंडल को नहीं मिलना चाहिए, और अपने आप को जला लिया। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि उसे पैर जलाने का सोच रहे थे, लेकिन आग लग गई पूरे में। तो बेसिकली ये इमेज है, ज्यादा देर इसको नहीं रखूंगी, बट ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये जो पीरियड था 10 साल का, ये जो हम लोग एक दूसरे फेज में आ चुके हैं डेमोक्रेसी के, जिसमें डेमोक्रेसी खुद डेमोक्रेटाइज हो जा रही है, इतना ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इस 10 साल में 5 गवर्नमेंट बनी और गिर गई, और इसमें 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल रहा, मंडल, मस्जिद, मार्केट। तो मंडल तो ये रिजर्वेशन, प्रो रिजर्वेशन, अगेंस्ट रिजर्वेशन, इसके लिए बहुत चला, बहुत सारी पार्टीज इसी की वजह से बहुत फेमस हो गई लेटर ऑन। तो बहुत सारी पार्टीज, बीएसपी वगैरह, तो ये ओबीसी, एक वोट बैंक ओबीसी उभर कर बाहर आए मंडल कमीशन के बाद। तो जब ये हुआ तो इसको क्रिस्टोफर जैफर बोलते हैं एक साइलेंट रेवोल्यूशन था, कि इतनी बड़े पॉपुलेशन, और लोग बोलते हैं ये पहले क्यों नहीं हुआ, ओबीसी ऐसा वोट ब्लॉक पहले क्यों नहीं आए। तो इंडिया में जब डेमोक्रेसी आया तो जमहूरियत को थोड़ा सेटल हो जाने में भी टाइम लगा, कि लोगों को समझने में कि चीजें कैसे चल रही है, कहाँ चल रही है, किस हिसाब से वर्क कर रहा है। और आहिस्ते आहिस्ते जब जमहूरियत सिंक इन करी ना इंडिया के गांव गांव में, और जब ये लोगों को समझ आए कि क्या एक वोट की क्या कीमत है, तो फिर उनको लगा कि तो हम लोग ओबीसी हैं, तो हम लोग अपर कास्ट वाले ही क्यों वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओबीसी को ओबीसी वाले करने चाहिए। तो मंडल कमीशन एक बहुत वाटरशेड मोमेंट माना जाता है इंडिया के पॉलिटिक्स में, और बहुत सारे इंटरमीडिएट कास्ट, यादव, कुर्मी जो है, ये उभर के आए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, बीजू जनता दल उड़ीसा में, ये सब पोस्ट मंडल की ही चीजें हैं, और ये रिप्रेजेंट करे एक लोअर और इंटरमीडिएट कास्ट को। और इसको क्रिस्टोफर जैफर बोलते हैं एक साइलेंट रेवोल्यूशन आया इंडिया में, और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। लेकिन जब साथ साथ ये हो रहा था तो बीजेपी भी इमर्ज कर रही थी। तो आपको मैंने बताया था कि बीजेपी की सिर्फ 2 सीट थी 1989 में, लेकिन इन 6-7 साल के बाद बीजेपी विल रूल। तो ऐसा क्या हुआ, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन एक मेजर इंसिडेंट था। जब तो वो इस हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं कि जब ओबीसीज और मंडल एजिटेशन हो रहा था तो बीजेपी को लगा कि ये हिंदूज जो हैं वो बढ़ जा रहे हैं, जातियों में बढ़ जा रहे हैं, तो एक अलग चीज होनी चाहिए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम होना चाहिए, रादर देन कि हिंदूज ही आपस में रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं। और पूरा, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, बाबरी मस्जिद एजिटेशन के लिए बहुत सारे लोग, जो आप लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं और आपका कोई लिविंग मेमोरी होगा इस टाइम का, और आपने इसको कैसे समझा और कैसे देखा, तो आप जरूर इसको डिस्कस करिएगा जब ये सेशन कंप्लीट होगा। तो एक और मेजर चेंज हुआ, मंडल कमीशन आया 1990s में, बाबरी मस्जिद हुआ, और उसने बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी हुआ। तो ये जैसे आप सुनते होंगे बहुत पहले कि जापानी कोई चीज आ गई या चाइना की आ गई तो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स बंद थे और स्मगलिंग होती थी अगर कोई भी चीज आनी होती थी, वरना बाहर की चीज तो इंडिया में नहीं बिकती थी, क्योंकि ये नेहरूवियन आइडिया भी था कि हम लोग के अपने इंडस्ट्री को मजबूत करना है बिफोर कि हम मार्केट को खोलें अपना, क्योंकि बाहर के लोग आ जाएंगे तो इंडिया का कभी इंडस्ट्री मजबूत नहीं होगा। पर 1990s में जाके ये भी बदल गया, ग्लोबल फोर्सेस आने लगे हैं और टीवी और ये सब गांव गांव तक पहुंचने लगा, न्यूज वगैरह। तो ये बहुत मेजर चेंज था कि इंडिया को किस हिसाब से समझा जाए। और इसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि
मतलब रीजनल पार्टीज इतने प्रोमिनेंट हो गए, लैंग्वेज के बेसिस में पार्टी बनने लगा, जैसे तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में, या डीएमके जो है, या एआईडीएमके तमिलनाडु में, उन्होंने बोला कि हमारी जुबान अलग है तो हम लोगों को ऐसा होना चाहिए। आदिवासी जो थे जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ये एक टाइम था जहाँ पे हर तरह का ग्रुप जो है वो इमर्ज हो रहा था और कह रहा था कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारा एक आवाज होनी चाहिए, तो चाहे वो दलित हो या ओबीसी हो या लिंग्विस्ट जबान के बेस पे जो कुछ ग्रुप्स होते हैं वो हो या आदिवासी हो, हर तरह के लोग इमर्ज और पार्टीज इमर्ज हो रही थी, और बहुत ही एक्टिव फेस था ये इंडियन पॉलिटिक्स का। तो इसमें पांच गवर्नमेंट बन के 5 गवर्नमेंट गिर जाती है, एक कुछ 13 दिन की एक गवर्नमेंट बनती है, कोई पार्टी सपोर्ट हटा ले रहा है, कुछ इश्यू पे कोई सपोर्ट दे रहा है, तो ये सब के बहुत सारे चीज थे। और ये फेज को क्रिस्टोफर जैफ्रुड बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि इंडिया का जो पार्टी सिस्टम था वो नेशनल लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो गया। तो मैंने आपको बताया कि पहले जो था वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था, एक पार्टी डोमिनेट कर रही थी, एंड नाउ वी मूव ऑन टू मल्टीपल। तो इसका असर जनरली पॉलिटिक्स में इसका असर क्या हुआ, पार्टी सिस्टम में इसका असर क्या हुआ कि एक अलायंस इफेक्ट आ गया। मतलब कोई भी पार्टी अपने आप में बहुमत नहीं ला पा रही थी, मेजॉरिटी नहीं ला पा रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो। पहले तो अगर आप पहले की पॉलिटिक्स देखेंगे तो मेजर प्लेयर या कांग्रेस या लेफ्ट होती थी और बीच में रीजनल पार्टीज होती थी, लेकिन इस पीरियड में मेजर प्लेयर्स या कांग्रेस या बीजेपी बन गई और रीजनल पार्टीज थर्ड प्लेयर बन गए। तो काइंड ऑफ एक नया अलायंस आ गया और कोई भी पार्टी के पास बहुमत नहीं थी। जो फाइनली जो 5 साल की सबसे स्टेबल सरकार बनी 1999 में, तो एनडीए बनी, क्योंकि बीजेपी का अपने आप में बहुमत नहीं आ पा रही थी, तो 20 और पार्टीज से कोलैबोरेशन था। और फिर जब कांग्रेस आई 2004 में और फिर 2014 तक रही, तो वो भी अकेले नहीं आ पाई, वो कांग्रेस 15 और कोalition के साथ आई। तो ये जो पूरा फेज है अलायंस इफेक्ट या मल्टीपल, तो ये एक माइनॉरिटी कोalition गवर्नमेंट बनने लगा। अलायंस इतना क्रूशियल हो गया कि रीजनल पार्टीज ने बोला कि जब तक तुम मेरे यहाँ ये नहीं करोगे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो रीजनल पार्टीज का एक दबदबा बन गया। तो पहले क्या था, सेंटर 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 जो बोल रहा है सब हो रहा है, लेकिन अब क्या रीजनल पार्टीज अपना डिमांड करने लगे, उनका एक अपना इंपॉर्टेंस आने लगा। रीजनल पार्टी सरकार को तोड़ भी सकते थे और बना भी सकते थे। तो एक तरह से नेशनल लेवल में और स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में भी हम लोग देखेंगे यहाँ से फर्क थोड़ा सा होने लगा और अलायंस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों हुआ, मतलब कांग्रेस से एक मल्टी पार्टी एक अलग तरह का क्यों आया। तो इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी फैला। तो ये बेसिकली यही पीरियड है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ इस जो हमारे सोसाइटी में जो क्लीवेजेस थे, जो फूट थे, वो सिर्फ उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, कभी कभी क्रिएट भी कर रहे थे। तो ये भी कुछ लोग इस हिसाब से बोलते हैं इसको। तो ये एक एरा था पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का। और अब हम बढ़ रहे हैं एक जो आजकल के सारे स्कॉलर्स 2014 को एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम चीज मानते हैं कि एक रिटर्न आया है। मतलब 40 साल कांग्रेस थी, फिर 25 साल कोalition पॉलिटिक्स थी, और अब उसके बाद एक रिटर्न आया है वन पार्टी डोमिनेंस का, और इस बार वो आईएनसी नहीं बल्कि बीजेपी है। तो ये 2014 हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर। और एक सिर्फ डिपार्चर पार्टी सिस्टम में नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में इटसेल्फ। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि हम लोग इट्स टू सून टू से कि हम अभी एक वन बीजेपी डोमिनेंट सिस्टम है, क्योंकि उनकी बहुमत उतनी नहीं थी जितनी कांग्रेस की थी जब वो वन पार्टी डोमिनेंट में थे। लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स अब मान चुके हैं कि 2014 जो है एक वाटरशेड मोमेंट है, एक नया पार्टी सिस्टम है, एक नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अब हम लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए कि क्यों आए बीजेपी ऑल ऑफ अ सडन, कैसे पावर में आए। तो एक तो पहले हम लोग ने देखा 1990s में कि कैसे एक साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ ओबीसी वाला, और उसके बेसिस पे काउंटर रेवोल्यूशन हुआ, कंजर्वेटिव रेवोल्यूशन, जहां पे हिंदू आइडेंटिटी असर्ट करना था कि हम लोग को बांटना नहीं है, और बाबरी मस्जिद का पूरा हुआ, और बाबरी मस्जिद के बाद बीजेपी पावर में भी आई। तो एक तो ये था। तो अब ये है कि यहाँ पे एक
अलायंस, एक शादी हो गई है पॉपुलिज्म की और हिंदुत्व की। और स्कॉलर्स बोलते हैं कि वन ऑफ द रीजंस, डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट बातें बोलते हैं कि बीजेपी क्यों पावर में आई। तो एक ये बोलते हैं कि आरएसएस जो है, आरएसएस का जो ग्राउंड में स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग है वो, और बीजेपी के मोदी का करिज्मेटिक लीडरशिप जो है, जो अपना सोशल बेस से हटकर, मतलब लोगों का वोट बैंक होता है कि कांग्रेस का ये वोट बैंक है, बीजेपी का पहले ये वोट बैंक था, तो उस एक दोनों ने मिलके, आरएसएस और करिज्मेटिक लीडरशिप ने मिलके कुछ ऐसा किया कि लोअर कास्ट में भी, पुअर में भी, रूरल वोट सब में उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ गया। तो संघ परिवार का की रोल है, कुछ लोग ये बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इंडिया में एक प्रोफाउंड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो गया है, जहां पे स्ट्रक्चरल मेकअप ऑफ द सोसाइटी बदल चुका है, और वो शिफ्ट जो है वो हम लोग को इसमें भी दिखता है कि जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो टुवर्ड्स दी राइट हो चुके हैं। और पहले जो कांग्रेस के टाइम में थे लोग जिस हिसाब से सोचते समझते थे टुवर्ड्स द लेफ्ट था, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं आइडियोलॉजी का रोल नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो ये एक मैटर ऑफ डिबेट है, क्या आइडियोलॉजी का रोल है या नहीं है। बट अगर हम वापस जाफर लॉट में आए तो वो बोलते हैं कि 5 चीजें हैं जो बीजेपी के इलेक्टोरल कैंपेन को बहुत स्ट्रेंथन करी और उसकी वजह से वो लोग पावर में आए। पहला, पर्सनल अपील है मोदी का। दूसरा, उनके कैंपेन में जिस हिसाब से सिक्योरिटी रिलेटेड थीम्स थे, इंडिया पाकिस्तान बार बार, इलेबोरेट कैंपेन का मशीनरी, तो मतलब सोशल मीडिया का एक राइज और उसको वो लोग ने इस्तेमाल किया। उन्होंने रिलीजियस अपील्स यूज किए अपने कोर बेस ऑफ वोटर्स के लिए। और तो ये बहुत सारे लोग ये सारे डिफरेंट आइडियाज बोलते हैं। और अब वो बोल रहे हैं कि अब इंडिया जो है, तो पहले हमेशा डेमोक्रेसी ना कोई एडजेक्टिव के साथ आता है, लिबरल डेमोक्रेसी है, इलिबरल है, कुछ नहीं तो इलेक्टोरल है, मतलब सिर्फ 5 साल में इलेक्शन हो रहा है, बच्चा कुछ रहा नहीं है उसमें और डेमोक्रेसी का। तो वो बोलते हैं कि ये एक एथनिक डेमोक्रेसी है। एथनिक डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो इजराइल के स्टेट के बनने से है कि ज्यूज के लिए है, ज्यूइश लैंड है, उसके अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन वो प्राइमरीली ज्यूइश केटर्ड है। और अपनी किताब में मोदीज इंडिया, जाफर लॉट ऑल्सो लिंक करते हैं इस चीज को कि कैसे जब सावरकर, जो हिंदुत्व के जो आइडियोलॉग्स थे, उन्होंने बाकायदा जूइश स्टेट को ऐसा मॉडल रख के अपने प्रेजेंट इस एथनिक डेमोक्रेसी या हिंदुत्व को, इस पूरे टॉपिक पे एक पूरा सेशन हो सकता है, इसमें इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और वो कोट भी करते हैं डिफरेंट चीजें कि जैसे जायनिस्ट ज्यूज जो थे, उनको मजहब से, जो जायनिस्ट ज्यूज थे उनको मजहब से उतना लेना देना नहीं है, उनको एक है कि हमारी एक हिस्ट्री है, एक गोल्डन हिस्ट्री है, और एक सेक्रेड जमीन है, एक मुकद्दस जमीन है, एक मिशन है। तो एथनिक डेमोक्रेसी बेसिकली हिंदूज में भी यही आइडिया लाने की कर रहे हैं कि ये जो है एक नस्ल है, हिंदूज एक नस्ल है, मुसलमान उससे अलग है, और जो मुसलमान इस नस्ल और इस आइडेंटिटी को मानेगा वो रहे, जो नहीं मानेगा, जो अपने आप को अपनी आइडेंटिटी अलग रखना चाहते हैं वो बाहर चले जाएं। तो इसके बहुत सारे आइडियाज हैं और बहुत ज्यादा एक तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो ऐसे करते थे कि इंडिया में तो कास्ट सिस्टम है, औरतों पे जुल्म हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो उन्होंने जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने एक अपना गोल्डन पास्ट बनाया कि हमारा एक जमाना था जहां पे सब कुछ परफेक्ट था, जो वेदास हैं और वो ब्लड और वो प्योरिटी, और अब जब मुसलमान आ गए तो हम लोग सब बिखर गए और ये हो गया वो हो गया। और वही चीज बार बार पार्टीशन के टाइम में भी दैट आइडिया बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर। तो यस, बेसिकली इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी पेट्रनेज नेटवर्क पे थी, अपर कास्ट डोमिनेशन था, ओबीसी का उस वक्त भी कमीशन का रिपोर्ट था लेकिन उन लोगों ने डिसमिस कर दिया। फिर एक पीरियड आया जो बहुत उथल पुथल था और उसमें ओबीसीज उभर के बाहर आए, साथ ही साथ बीजेपी भी उभर कर बाहर आया। और अभी एथनिक डेमोक्रेसी का एक फेस चल रहा है जहां पे पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, पूरे नहीं किए जा रहे हैं, फिर भी लोग वापस उनको वोट कर रहे हैं। और एक मेजर क्वेश्चन, जो ये सारी चीजें हम लोग ने कवर करी है कि पार्टी सिस्टम किस हिसाब से इंडिया में था, कैसे इसका बदलाव आया, आइडियोलॉजी का रोल है कि नहीं है, कैसे ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। तो आई थिंक मेरा टाइम भी हो गया, तो एक सवाल आपके सामने
तो क्रिस्टोफर जफलो ये बोलते हैं कि इंडिया का जो ट्रांजिशन है वो डी फैक्टो मेजॉरिटेरियन हिंदू राष्ट्रों से एक अथॉरिटेरियन हिंदू राज्य में हो चुका है और हो रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने ये लिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।